तो भाई लोगों, वेस्ट बंगाल की राजनीति इस टाइम ऐसी चल रही है जैसे इंडिया पाक मैच का आखिरी ओवर। हर कोई एक्साइटेड, हर कोई कॉन्फिडेंट, और हर किसी को लगता है कि जीत तो बस हमारी ही होगी। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि अरे, ममता दीदी की तो कोई टक्कर ही नहीं है हमारे सामने। मतलब उनके हिसाब से मुकाबला ऐसा है जैसे मोहल्ले का बच्चा और विराट कोहली एक ही टीम में बैटिंग कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी वाले भी पीछे नहीं हैं। वो पूरे जोश में कहते हैं दीदी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, और उनका फेमस डायलॉग खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। যদি দেব সেটার নাম হবে খেলা হবে। इतना पॉपुलर हो गया है कि लगता है बंगाल में हर चीज खेला ही हो रहा है, चाहे वो राजनीति हो या फिर सुबह का चाय बिस्किट डिस्कशन। अब मजेदार बात यह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को चोर बता रही हैं। टीएमसी कहती है मोदी चोर, बीजेपी चोर, और बीजेपी कहती है भाई तुम खुद करप्शन में डूबे हुए हो। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस बार मुकाबला काफी टफ माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अपनी पकड़ काफी मजबूत की है। खासकर बिहार चुनाव के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो गया है जैसे जिम में नया लड़का पहली बार प्रोटीन शेक पीकर खुद को सलमान खान समझने लगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी यानी हमारी दीदी, जो पिछले 3 टर्म से बंगाल की गद्दी संभाल रही है। उनका साफ कहना है बंगाल को सिर्फ बंगाल से चलाया जा सकता है, दिल्ली से नहीं। और ये लाइन उनके सपोर्टर्स के लिए किसी डायलॉग से कम नहीं है। अब ओपिनियन पोल्स भी आ गए हैं। कुछ सर्वे कहते हैं कि दीदी फिर से बहुमत ला सकती है, जबकि कुछ में बीजेपी भी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। तो अब सवाल यह बनता है, क्या बंगाल की जनता बदलाव चाहती है या फिर उनका फेवरेट डायलॉग यही है, दीदी रहेगा, ऑल टाइम रहेगा। और राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं, चालें भी चलती हैं। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट पेश की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की विक्टिम की मां को टिकट देकर इमोशनल कार्ड खेला, पूरा मास्टर स्ट्रोक टाइप मूव। वहीं ममता दीदी भी कम नहीं है। उन्होंने इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर वाला गेम चालू कर दिया। मतलब अगर आप बंगाल के नहीं हो तो आपको थोड़ा गेस्ट अपीयरेंस जैसा फील कराया जा सकता है। अब देखो, ये पूरी लड़ाई सिर्फ सीट्स की नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई है। कौन जनता को अपनी कहानी ज्यादा अच्छे से समझा पाता है, वही आगे निकलेगा। तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है, एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, दूसरी तरफ ममता दीदी अपने क्लासिक अंदाज में खेल रही है, और बीच में जनता सोच रही है हाँ भाई आखिर हमारे लिए बेस्ट कौन है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो, बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का दबदबा कोई अचानक नहीं आया। 2011 से लेकर अब तक लगातार 3 टर्म टीएमसी की सरकार बंगाल चला रही है। लेकिन उससे पहले क्या था? 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार 1977 से 2011 तक, मतलब एक पूरी जनरेशन ने सिर्फ लेफ्ट को ही देखा। अब सोचो, अगर कोई बच्चा 90 के दशक में पैदा हुआ होगा तो उसने अपने बचपन से लेकर जवानी तक एक ही सरकार देखी होगी। ऐसा लगता था जैसे बंगाल में सरकार बदलना ऑप्शन ही नहीं है। फिर एंट्री होती है ममता बनर्जी की, और वो लेकर आती है परिवर्तन का नारा। और ये नारा इतना पावरफुल था कि लोगों ने 34 साल पुरानी सरकार को हटाकर टीएमसी को मौका दे दिया। मतलब एकदम से पूरा सिस्टम रीसेट। और उसके बाद क्या हुआ? दीदी ने ऐसा पकड़ बनाया कि पूरा बंगाल लगभग उनके नाम हो गया। उनका स्टाइल भी अलग, सीधा, एग्रेसिव और थोड़ा मैं ही सब संभाल लूंगी वाला वाइब। लेकिन उस टाइम बीजेपी का क्या सीन था? सच बताऊं तो लगभग नॉन एक्सिस्टेंट। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर करीब 10% था, और सीट्स सिर्फ 3। मतलब क्लास में वो स्टूडेंट जो पीछे बैठकर बस अटेंडेंस लगा रहा हो। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। 2019 लोकसभा चुनाव, बीजेपी अचानक 18 सीट जीतकर सबको चौंका देती है। अब लोग सोचने लगते हैं अरे ये तो सीरियस प्लेयर बन गए। और फिर आता है 2021 का विधानसभा चुनाव। यहां असली गेम शुरू होता है। ममता बनर्जी ने 294 में से 215 सीट जीतकर फिर से सरकार बना ली। लेकिन बीजेपी ने 77 सीट जीतकर एकदम क्लियर कर दिया कि अब वो सिर्फ एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है, बल्कि मेन चैलेंजर है। मतलब अब सीन ऐसा हो गया, पहले जहां टीएमसी वर्सेस बाकी सब था, अब सीधा टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया।
और यही से शुरू होता है असली मोदी वर्सेस ममता नैरेटिव। अब सवाल यह आता है, बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि इतनी जल्दी ग्रोथ हो गई? क्योंकि भाई 3 सीट से 77 सीट तक जाना कोई छोटा गेम नहीं है, ये तो पूरा लेवल अप है। असल में बीजेपी ने 3 बड़े गेम प्लान अपनाए। पहला, हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करना, मतलब एक सॉलिड वोट बैंक बनाना। दूसरा, टीएमसी के खिलाफ जो गुस्सा था उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना। लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, सिंडिकेट राज, इन सब मुद्दों को जोर शोर से उठाया। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग, लेफ्ट और कांग्रेस का कमजोर होना। जब मैदान खाली हुआ तो बीजेपी ने उस स्पेस को फटाफट भर दिया और ऊपर से मोदी जी का चेहरा, जो बीजेपी हर स्टेट में एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करती है। सीएम फेस हो या ना हो, पहले चुनाव जीतना है, बाद में देखेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब आते हैं असली गेम पर, नैरेटिव की लड़ाई। क्योंकि पॉलिटिक्स में जीत सिर्फ काम से नहीं होती, कहानी किसकी ज्यादा मजबूत है उससे होती है। और इस टाइम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच यही स्टोरी वॉर चल रहा है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि बंगाल में सिंडिकेट राज और करप्शन ने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया है। मतलब उनके हिसाब से अगर आप बंगाल में घर बनाना चाहते हो तो पहले सीमेंट रेत से ज्यादा जरूरी है किसको कितना देना है ये जानना। हाल ही में अमित शाह ने टीएमसी के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट पेश की और उसमें बड़े बड़े आरोप लगाए गए, जैसे टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, एसएससी स्कैम, राशन स्कैम, मनरेगा फंड्स में गड़बड़ी। मतलब लिस्ट इतनी लंबी कि अगर प्रिंट निकाल लो तो छोटा सा बुकलेट बन जाए। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ उनका आरोप नहीं है, बल्कि बंगाल की जनता की आवाज़ है। अब ये लाइन सुनने में बहुत पावरफुल लगती है, क्योंकि जब आप अपनी बात को जनता की बात बना देते हो तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। और सिर्फ करप्शन ही नहीं, बीजेपी ने वुमेन सेफ्टी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया है। खासकर कुछ बड़े केस जैसे आरजी कर, संदेश खाली, दुर्गापुर, इन सबको हाईलाइट करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं की हालत ठीक नहीं है। अब यहां बीजेपी ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव खेला। आरजी कर केस की विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ को चुनाव में टिकट दे दिया। ये सीधा सीधा इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश है, और पॉलिटिक्स में इमोशन बराबर पावर। अब दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कोई हल्की खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को पलटने की कोशिश की है। उनका फोकस है इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। मतलब उनका कहना है कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है जो दिल्ली से बैठकर बंगाल को कंट्रोल करना चाहती है, और यह बात बंगाल की अस्मिता से जोड़ दी गई है। अब भाई, जब बात पहचान और गर्व की आ जाती है तो लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और यही गेम है। ममता दीदी तो यहां तक कह चुकी हैं कि हम सिर्फ बंगाल ही नहीं जीतेंगे, बल्कि बीजेपी को सेंटर से भी बाहर कर देंगे। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है जैसे एग्जाम देने से पहले ही टॉपर वाली फीलिंग आ जाए। अब एक और बड़ा मुद्दा बन गया है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोटर लिस्ट की पॉलिटिक्स। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर उनके सपोर्टर्स, खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाहर से ऑब्जर्वर लाकर नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जबकि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। अब बीजेपी का जवाब भी तैयार है। अमित शाह कहते हैं कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो केरल और तमिलनाडु में क्यों नहीं हो रहा। मतलब सवाल के जवाब में सवाल, क्लासिक पॉलिटिकल मूव। और इसी बीच ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है, बीजेपी करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर की कहानी सुना रही है, और ममता बनर्जी बंगाल की पहचान और बाहरी ताकतों के खिलाफ नैरेटिव बना रही है। अब जनता के सामने 2 कहानियां हैं, और उन्हें तय करना है कि कौन सी ज्यादा सच्ची, ज्यादा कनेक्टिंग और ज्यादा भरोसेमंद लगती है। अब आते हैं इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के साइड कैरेक्टर्स पर, जो दिखते भले सपोर्टिंग रोल में हो, लेकिन कई बार पूरी कहानी पलट देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। ये वही नेता हैं जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को लगभग 1956 वोटों से हरा दिया था। अब सोचो, इतने सालों से सत्ता में बैठी मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ में हराना, ये किसी बॉलीवुड क्लाइमेक्स से कम नहीं था। और इस बार तो मामला और दिलचस्प हो गया है।
शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि भवानीपुर जैसी सीटों से भी चैलेंज देने के मूड में है, यानी सीधा सीधा घर में घुसकर हराने वाला प्लान। और पॉलिटिक्स में ये मूव काफी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, या तो हीरो बनोगे या फिर मीम बन जाओगे। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस ने इस बार सोलो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब भले ही वो जीतने की रेस में बहुत आगे ना दिखे, लेकिन एक चीज पक्की है, वोट कटेगा, खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जहां उनका कुछ बेस अभी भी मौजूद है। और अब एंट्री होती है ओवैसी साहब की, जिन्होंने बिहार में अच्छा परफॉर्म किया था और अब बंगाल में भी किस्मत आजमाने आ रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों सेटिंग में हैं और ये नहीं चाहते कि मुस्लिम माइनॉरिटी की कोई इंडिपेंडेंट लीडरशिप उभरे। अब ये आरोप कितना सही है कितना नहीं, ये तो पॉलिटिक्स ही जाने, लेकिन इससे एक चीज जरूर होती है, नैरेटिव और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब देखो, इस पूरे चुनाव में सिर्फ मुद्दे ही नहीं, इमोशन, पहचान और ईगो भी दांव पर लगे हुए हैं। ये सिर्फ सीट्स की लड़ाई नहीं रह गई है, ये बन गई है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहानी सुना सकता है वाली लड़ाई। जब बीजेपी करप्शन, सिंडिकेट राज और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है तो ममता बनर्जी तुरंत अपना वेलफेयर कार्ड निकालती है, जैसे कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम्स। ये वो चीजें हैं जो लोगों की डेली लाइफ में दिखती हैं और खासकर महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद रही है। मतलब एक तरफ आरोपों की लिस्ट है तो दूसरी तरफ काम की लिस्ट है। अब जनता को तय करना है कि वो किस लिस्ट पर ज्यादा भरोसा करती है। और आखिर में वही बड़ा सवाल, क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी? क्या लोग बदलाव चाहते हैं या फिर दीदी ही सही है वाला फील अभी भी मजबूत है? क्योंकि बंगाल की राजनीति का एक नियम है, यहां आखिरी वक्त तक कुछ भी फिक्स नहीं होता। यहां गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी वोट नहीं गिर जाता। तो अब सारी नजरें जनता पर हैं, क्योंकि असली पावर वही है। नेता भाषण देंगे, रैलियां होंगी, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन बटन तो आखिर में जनता ही दबाएगी। आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल में कौन बाजी मारेगा? बीजेपी या ममता बनर्जी, या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी गेम पलट देगा? तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी, बंगाल की राजनीति का असली गेम, जहां मुद्दे भी हैं, इमोशन भी है और जबरदस्त टक्कर भी। अब फैसला आपके हाथ में है, कौन सा नैरेटिव आपको ज्यादा मजबूत लगता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, क्योंकि सवाल जितना बड़ा होगा, जवाब उतना ही जरूरी होगा। धन्यवाद।